हेलो एवरीवन। आज हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट पे डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या होता है लिवर फंक्शन टेस्ट? ये लिवर के फंक्शन को असेस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स का हम यूज़ करते हैं। उन पैरामीटर्स के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इन पैरामीटर्स के मदद से हम जो इन्फ्रेंस निकालते हैं वो लिवर की कंडीशन को बताता है, इसलिए इसको कहते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट। ठीक है, अब लिवर के फंक्शन क्या होते हैं सबसे पहले ये समझें। तो आप सबको पता है कि लिवर के फंक्शन होते हैं, एक तो सिंथेसिस, क्या सिंथेसाइज करेगा, ये सिंथेसाइज करता है प्लाज्मा प्रोटीन जैसे कि एल्बुमिन सिंथेसाइज करेगा। सारे क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसाइज करता है ये, ठीक है। इसके अलावा कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस होती है, ठीक है। और क्या करता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन होते हैं इसके। एक्सक्रीशन किसका, नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन ये कराता है, ठीक है। जैसे कि यूरिया बनाता है ये अमोनिया से। फिर इसके अलावा ये जो है और भी वेस्ट होते हैं जो कि हीम मेटाबॉलिज्म का वेस्टेज होता है जो उसको मेटाबोलाइज करता है, और ये क्या बनाता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डन बनाता है, फिर बिलीरुबिन बनता है, ये हो गया। और क्या वेस्ट होता है बॉडी का, ड्रग्स और टॉक्सिन्स। तो ड्रग्स और टॉक्सिन्स को मेटाबोलाइज करने वाला ये हमारा लिवर ही होता है। इसके अलावा और क्या करता है, मेटाबॉलिक फंक्शन होता है। मेटाबॉलिक फंक्शन होता है, मेटाबॉलिक फंक्शन मतलब कि जो एनर्जी देने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं, फिर वो TCA साइकिल हो या फिर प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो, है ना, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म हो या फिर कीटोन बॉडीज़ की मेटाबॉलिज्म हो, ठीक है। जो एनर्जी देने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं वो सारे जो हैं लिवर ही कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, और ये प्रोसेसेस लिवर में ही होते हैं कई सारे, किसी न किसी स्टेप पे, ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, फैट सॉल्युबल वाइटामिन का स्टोरेज जो है वो लिवर में होता है, विच इंक्लूड विटामिन A, D, E, K एंड विटामिन B12 इज द ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन विच इज स्टोर्ड इन लिवर, ठीक है। इसके अलावा होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस मेंटेन करता है। होम्योस्टैसिस इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट, मेंटेन्स इंटरनल एनवायरनमेंट, ओके। अब हम आते हैं जो अपना मेन लिवर फंक्शन टेस्ट है उस पर। तो लिवर फंक्शन टेस्ट के पैरामीटर्स क्या क्या हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं। एक हो गया सीरम बिलिरुबिन। बिलिरुबिन क्या है, हीम मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, हीम मेटाबॉलिज्म से। हीम आपको पता होगा कि हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन जो होता है ये तो अमाइनो एसिड पूल में चला जाता है और वापस से इससे प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। हीम जो है, हीम क्या करता है, हीम को आयरन कंटेनिंग होता है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग हीम होता है। और ये जो है ये क्या करता है, ये कन्वर्ट किया जाता है, एक पहले आता है बिलीवर्डिन, इसमें आता है बिलीवर्डिन, फिर होता है बिलीरुबिन में कन्वर्ट, फिर उसके बाद में इसका कॉन्जुगेशन होता है। ये पूरा प्रोसेस आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना। तो ये अपना बिलीरुबिन है जो कि हीम मेटाबॉलिज्म से मिल रहा है। अब ये टोटल बिलीरुबिन हम देखते हैं, कॉन्जुगेटेड देखते हैं, अनकॉन्जुगेटेड। देखो अनकॉन्जुगेटेड जो है ये अपना है वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल, और कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है ये है वाटर सॉल्युबल, है ना। तो वाटर इनसॉल्युबल पहले था, इसे हमें वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करना है ना। ये क्यों करना है, ताकि ये इजीली एक्सक्रीट हो पाए। तो इसका इजी एक्सक्रीशन होता है, इसलिए हम जो है इसे वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे SGPT। SGPT क्या होता है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट, P से है पायरुवेट, T से ट्रांसफरेज। तो ये दोनों एंजाइम्स ये पुराने नाम हैं, SGOT SGPT, लेकिन अभी भी आपको ज़्यादातर लैब रिपोर्ट्स में यही नाम देखने मिलते हैं, SGPT SGOT, ठीक है। तो सीरम ग्लूटामेट दोनों में कॉमन है, T से ट्रांसफरेज दोनों में कॉमन है। O से क्या है, ऑक्जेलोएसिटेट, और P से क्या है, पायरुवेट। तो सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलोएसिटेट ट्रांसफरेज, ठीक है। अब इसी का दूसरा नाम भी है, इसको हम कह रहे हैं एलानिन ट्रांसएमिनेस, ठीक। इसमें था कि हम इससे इसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं
तो इससे समझ में आ रहा था कि ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन हो रही है, पर क्योंकि इसमें एक अमीनो एसिड का नाम है इसलिए हम जो है इसमें बताते हैं कि ट्रांसएमिनेशन हो रहा है एक्चुअली में, तो जो अमीनो ग्रुप है इसका ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा, जो छोटा नाम है उसको हम कह रहे हैं ट्रांसएमिनेज, और जो बड़ा नाम है उसमें हम कह रहे हैं ट्रांसफरेज, ओके। और इसमें ऐसे ही एस्पार्टेट ट्रांसफरेज, ठीक है। तो बहुत आसान है ये, अगर दोनों नाम आप याद रखेंगे तो आपको दोनों अमीनो एसिड पता चल जाएंगे। SGPT-ALT मतलब ये पायरुवेट से बन रहा है एलानिन, और ऑक्सैलो एसीटेट से बन रहा है एस्पार्टेट। तो आपको दोनों नाम याद रखेंगे तो आपको पूरी रिएक्शन पता चल जाएगी, ठीक है। अच्छा, और ये क्या है, ये हेपाटोसेलुलर इंजरी का मार्कर है। हेपाटोसेलुलर इंजरी को ये के बारे में बताता है, अगर हेपाटोसेलुलर इंजरी हुई है तो ये मार्कर्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। और खासकर वायरल हेपेटाइटिस अगर है, वायरल हेपेटाइटिस है तो ये मार्कर्स जो है ग्रेटर दैन 1000 होते हैं, 1000। और नॉर्मल कितना होती है इनकी, लेस दैन 40 होती है इनकी वैल्यू। और इसमें जो है ये ग्रेटर दैन 1000 हो जाते हैं वायरल मार्कर्स, जैसे कि हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन है ना। हेपेटाइटिस ए इन्फेक्शन जो है उसमें हो जाता है हेप ए इन्फेक्शन, ये एक बार मुझे हुआ था और मेरा इसमें SGPT 3600 के अराउंड था। और आप अगर हॉस्पिटल में देखेंगे अक्यूट हेपेटाइटिस के पेशेंट तो ऐसे ही वैल्यूज़ आपको देखने मिलेंगी थाउजेंड्स में अक्यूट वायरल हेपेटाइटिस में, ठीक है। तो ये हेपाटोसेलुलर इंजरी को मार्क करते हैं। ये तीनों जो हैं ये आपके मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स यही हैं लैक्टिक के। इन्हें देख के आप काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा और क्या होता है, ये दो जो हैं ये आपको अलग से बताते हैं बाइल ट्रैक्ट के बारे में। बाइल ट्रैक्ट में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, अगर बाइल ट्रैक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस केस में ये बढ़ जाते हैं। ये हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस में भी बड़े मिलेंगे। देखिए हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस जो होता है उसमें भी बढ़े मिलेंगे, और जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में पर ये मेनली बढ़े मिलेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा बढ़े होते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस में भी कुछ अमाउंट्स में बढ़े हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव कंपोनेंट होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो बॉडी की कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा वेस्ट को रिमूव करना पड़ता है। लिवर जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा होता है सही से, इसलिए हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस में भी बड़े हो सकते हैं। बट मेन जो है ये ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बड़े होते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल्स इन वॉल ऑफ बिलियरी ट्रैक्ट, ओके। तो जब बाइल जो होता है अपने आप में टॉक्सिक होता है ना, बाइल इज़ टॉक्सिक। तो बाइल क्योंकि टॉक्सिक है इस वजह से क्या होता है कि ये जो है सेल की इंजरी कराता है, जो डक्ट्स को लाइनिंग सेल्स जो हैं उनकी इंजरी होती है, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होते हैं और इसलिए इंक्रीज़ हो जाते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, ठीक है। अब हम आते हैं अगले पैरामीटर पे। अच्छा, इस पे बात करें तो अल्कलाइन फॉस्फेटेस अदर सोर्सेज से भी रिलीज़ होता है, बट GGT जो है ये जनरली इसी से निकलता है। एक और मार्कर आता है 5' न्यूक्लियोटिडेज, ये भी जो इसीलिए यूज़ होता है, ऑब्स्ट्रक्टिव कंपोनेंट को बताता है ये कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है उसको, उसकी डायग्नोसिस को और स्ट्रेंथन करता है 5' न्यूक्लियोटाइडेज के बड़े लेवल्स, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम PTINR, ये जो है ये क्या है, ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्लॉटिंग फैक्टर्स पता है कि लिवर बना रहा है ना। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स का को इनडायरेक्टली मेजर करते हैं। अब हमें पता है कि दो चीज़ें होती है, एक होती है PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक होता है APTT। तो हमें पता है कि PT जो है ये किसके लिए होता है, इनडायरेक्ट पाथवे के लिए, इनडायरेक्ट के लिए होता है, नो, PT इज़ फॉर, फिर इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता है, इसमें होता है एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक और दूसरा क्या होता है, इंट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक के लिए होता है PT और इंट्रिंसिक के लिए होता है APTT। तो हम PT को ही क्यों कर रहे हैं, PTINR है,
पीटी को ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड होता है, फैक्टर 3 पे, फैक्टर 7 पे, है ना। और जो फैक्टर 7 है ये अर्लीस्ट इफेक्ट होता है, अर्लीस्ट टू बी अफेक्टेड इन लिवर डिजीज़। तो लिवर की बीमारी में सबसे पहले इफेक्ट होता है, इसलिए जो है हम पीटी को मेजर करते हैं। दिस इज़ अ मोर रिलायबल पैरामीटर। अब यहीं पे आईएनआर होता है। आईएनआर को हम क्या होता है, हम पीटी वैल्यू को एक रेफरेंस से कंपेयर करते हैं और उसके बाद में आईएनआर निकलता है, ठीक है। ये इसको हम रेफरेंस से कंपेयर कर रहे हैं और फिर जो है आईएनआर निकलता है, ठीक है। आईएनआर इज़ ऑल्सो बेटर पैरामीटर दैन पीटी, ठीक है। अच्छा, अब क्या आता है, सीरम टोटल प्रोटीन। टोटल प्रोटीन करना भी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज टोटल प्रोटीन से हमें सिंथेटिक फंक्शन के बारे में पता चलता है कि लिवर का सिंथेटिक फंक्शन कैसा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या देखते हैं, एल्बुमिन देख रहे हैं, ग्लोबुलिन देख रहे हैं। तो एल्बुमिन तो डायरेक्टली लिवर सिंथेसाइज करता है और ग्लोबुलिन कहाँ से निकलता है, दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन में होता है ग्लोबुलिन, और ये कौन सिंथेसाइज करता है, बी सेल। पर ये जो है मेटाबोलाइज लिवर के थ्रू होता है ग्लोबुलिन्स, ठीक है। और एल्बुमिन तो डायरेक्टली लिवर सिंथेसाइज कर रहा है। तो लिवर डिजीज़ में जनरली एल्बुमिन जो है वो कम हो जाता है और ग्लोबुलिन या तो नॉर्मल रहता है या स्लाइटली इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन तो होगा ही बॉडी में, कहीं पे अगर इंजरी है तो इन्फ्लेमेशन तो होगा ही। तो लिवर डिजीज़ में क्या होता है कि ए जी रेशियो जब हम निकालते हैं तो ए जो है वो कम हो गया और जी जो हो गया वो बढ़ गया, तो टोटल ए जी रेशियो जो है वो कम हो जाता है। तो ए जी रेशियो डिक्रीज्ड होता है लिवर डिसऑर्डर्स में, ठीक है। ये बात हो गई, ए जी रेशियो भी हो गया हमारा। अच्छा, अब आते हैं एक एक करके पैरामीटर्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एकदम शॉर्ट में, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे। तो सीरम बिलिरुबिन देख चुके हैं, टोटल सीरम बिलिरुबिन 0.0 टू 1.4 तक होना चाहिए, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये हमने बताया था, हीमोग्लोबिन से हीम होता है, हीम ऑक्सीजनेज से बिलिवर्डिन बनता है, बिलिवर्डिन रिडक्टेज से बिलिरुबिन, बिलिरुबिन का कॉन्जुगेशन होके बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड बनता है जो कि ईजिली एक्सक्रीट हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। ये बहुत ईजी है इसका एक्सक्रीशन, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि कॉन्जुगेटेड फॉर्म होता है और ये कितना होता है, ये होता है 0 से 0.3, मतलब डायरेक्ट वाला जो है ये कम होता है और इनडायरेक्ट वाला ज़्यादा होता है। 0.2 से 1.2, इसे याद करना बहुत आसान है। 0.2 से 1.2, इसे 1.4 में से माइनस कर दो, वही 0 टू 0.3 तक मान लीजिए, है ना। और ये 0.2 टू 1.2, इसको बस याद करना है मेन। फिर इसको 0 से 0.3 और इसको 0 से 1.5 तक आप आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। अब बिलिरुबिन को कैरी कैसे किया जाता है, ब्लड में एल्बुमिन के माध्यम से कैरी होता है। अगर सीरम एल्बुमिन कम हो जाएगा तो ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ जाता है, तो ये भी एक रीज़न है। फिर क्या होता है कि ये बिलिरुबिन जो होता है ये जो है बाइल डक्ट होता है अपना, सीबीडी ओपन होता है डुओडेनम में, ये डुओडेनम होता है ऐसे, इसमें यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। एक बार फिर से बना देता हूँ, ये होता है डुओडेनम, डुओडेनम में यहाँ पे ओपन होता है बाइल डक्ट, ठीक है। अब यहाँ से सीबीडी ओपन हुआ, यहाँ से बाइल आया, अब ये क्या होता है, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है। इसमें से काफ़ी कुछ जो यूरोबिलिनोजन है ये तो कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिन में। इनमें से कुछ पार्ट जो है वो चला जाता है इंटरओपैटिक सर्कुलेशन में और वो निकलता है फिर यूरिन में, यूरिनरी यूरोबिलिनोजन के फॉर्म में, ठीक है। अब इसी को हम मेजर करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली दिक्कत कहाँ पर है, ठीक है। अगर यूरोबिलिनोजन नहीं बन रहा है तो कहीं इंटरओपैटिक सर्कुलेशन में दिक्कत हो सकती है, या फिर यूरोबिलिनोजन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है ना। तो उससे हमें कॉज जॉन्डिस का पता लग सकता है। अच्छा, अब जॉन्डिस हम कब मानते हैं, अगर सीरम बिलिरुबिन ग्रेटर दैन 2.5 mg/dl हो, ठीक है। कहीं पर 2 भी दिया हुआ है, 2 mg/dl भी कुछ जगहों पे दिया हुआ है, कुछ जगह 2.5 दिया हुआ है, ठीक है।
ये अपीयर होता है यूजुअली जब 2.5 से ऊपर लेवल हो जाता है, तब ये जो है क्लिनिकली एविडेंट होता है। कहीं कहीं तो ये नॉर्मल लिमिट इसकी 1.5 होती है, तो 1.5 के ऊपर भी दिया हुआ है। तो आप जिस सोर्स को रेफ़र कर रहे हैं एक बार वैल्यू क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग दी हुई है। दिस इज़ क्लिनिकली जॉन्डिस हम कब कह रहे हैं, ठीक है, क्लिनिकली अभी दिखता है। बट हाँ, अगर नॉर्मल लिमिट से ऊपर हो जाए तो हम जॉन्डिस कह सकते हैं, ठीक है, जो कि क्लिनिकली अप्रिशिएबल नहीं होगा, केवल टेस्ट में आएगा, ठीक है। अब कॉजेज देख लेते हैं जनरली। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कब बढ़ता है और कॉन्जुगेटेड कब बढ़ता है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ये न्यूबॉर्न में होती है ना। वो क्या होता है कि न्यूबॉर्न में क्योंकि अभी कॉन्जुगेशन की एंजाइम्स जो होती हैं वो इतनी मैच्योर नहीं होती हैं, तो एंजाइम्स इमेच्योर होती हैं कॉन्जुगेशन की, इस वजह से इसमें अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है और उसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया हो जाता है। बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है, कुछ दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। एक हो गया हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया में बिल्कुल अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। ये क्यों बढ़ेगा, क्योंकि हीमोलिसिस हो रही है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। इस वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाता है, ठीक है। अब क्रिगलर नजार हो गया, गिलबर्ट हो गया, इनमें किसमें डिफेक्ट होता है, कॉन्जुगेशन के एंजाइम्स में डिफेक्ट होता है ना। क्रिगलर नजार टाइप 1 में कंप्लीट डिफेक्ट है, टाइप 2 में और गिलबर्ट में पार्शियल डिफेक्ट होता है। कौन सी एंजाइम में, यूडीपी ग्लूकोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम में डिफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं कॉन्जुगेटेड में। कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया एक तो हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, यहीं पे सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में मैंने आपको बताया था, कॉन्जुगेटेड भी बढ़ सकता है। ये वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है, अल्कोहलिक पेशेंट्स में सिरोसिस मिलती है, अल्कोहलिक सिरोसिस होती है। और एक होती है नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, नैश कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। इसमें जो है दिखती है, आजकल इसे मैश भी कह रहे हैं, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड स्टीएटोहेपेटाइटिस, ठीक है। मैश भी कह रहे हैं, नैश भी कहते हैं चीज़, ठीक है। अब कॉन्जेनाइटल हो सकता है डुबिन जॉनसन और रोटर। इसमें एक MRP2 प्रोटीन होता है, वो डिफेक्टिव होता है इसमें, इसकी वजह से कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है। डुबिन जॉनसन में भी ऐसे ही होता है, कॉन्जुगेशन नहीं हो पाता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि देखो, यहाँ पे येलोइश डिस्कलरेशन स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन का होगा, यहाँ पे भी होगा। अब यहाँ पर आप कलर में आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा लेमन येलो होता है, क्लिनिकली जब आप देखते हैं तो ये लेमन येलो बोलते हैं, ये इसे बोलते हैं ग्रीनिश येलो, ठीक है। पर ये इतना जो है अप्रिशिएबल नहीं होता है, बस पढ़ने की बातें हैं, इतना क्लिनिकली अप्रिशिएबल नहीं होता है। तो दो जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं कॉन्जुगेटेड हाइपरबिलिरुबिनेमिया के, होते हैं प्रूराइटिस मतलब खुजली होना, इचिंग होना। और ये क्यों होती है, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स अक्यूमुलेट हो जाते हैं। अब ऐसा आप कहेंगे कि बिलिरुबिन बढ़ रहा है, तो बिलिरुबिन बढ़ रहा है तो बाइल एसिड्स तो बढ़ ही रहे हैं, पर बाइल सॉल्ट्स भी साथ में बढ़ेंगे ना, इसलिए वो जो स्किन में डिपॉजिट हो जाते हैं तो प्रूराइटिस करते हैं। अब इसमें क्ले कलर्ड स्टूल्स हो जाते हैं। क्ले कलर्ड स्टूल जो हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन हो नहीं पा रहा है ना। सॉरी, कॉन्जुगेशन तो हो पा रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, बट क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस होता है इसमें, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से गट में नहीं पहुंच पा रहा है, और गट में ही तो वो यूरोबिलिनोजन स्टर्कोबिलिन में कन्वर्ट होता है, गट में नहीं पहुंच पा रहा है। कॉन्जुगेशन तो हो रहा है, सॉरी फॉर द स्लिप ऑफ टंग, कॉन्जुगेशन हो पा रहा है, बट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो आगे नहीं जा पा रहा है और वो फंस जा रहा है बिलियरी ट्रैक्ट में ही, इसकी वजह से क्लिनिकल स्टूल्स हो रहे हैं। अब इसको हम क्लासीफाई करते हैं प्री हिपैटिक मतलब लिवर से पहले। इसमें क्या सकते हैं, जितने भी हिमोलिटिक कॉज होते हैं, इसे जो कि हम क्लासीफाई करेंगे ओवर प्रोडक्शन में, ठीक है। इम्पेयर्ड अपटेक बाय लिवर, इसमें हम क्लासीफाई करेंगे अपने वो सारे जो कॉजेज़ थे, हेरिडिटरी वाले कॉजेज़, इसमें अपटेक नहीं हो पाता है प्रॉपर, है ना। फिर क्या होता है हिपैटिक में क्या होता है, डिक्रीज कॉन्जुगेशन, लिवर का फंक्शन ही ख़राब हो गया है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस जो भी हैं,
या तो हेपेटाइटिस ले लो, है ना, वायरल हेपेटाइटिस ले लिया, या फिर हमने सिरोसिस ले लिया, इन दोनों में ही कॉन्जुगेशन इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, पोस्ट हेपेटिक में ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज आ गए अपने, ये किसकी वजह से हो गया, डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन, ये हो सकता है गॉल ब्लैडर तो नहीं है एक्चुअली, गॉल ब्लैडर का स्टोन जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस नहीं कराता है अनलेस इन वेरी एक्सेप्शनल कंडीशन, जो कि आप सर्जरी में पढ़ेंगे। आप अभी मान के चलिए कि CBD स्टोन है ना, CBD में स्टोन आ गया, सॉरी यहाँ पे CBD में स्टोन आ गया, CHD में स्टोन आ गया, या CBD में स्टोन आ गया, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, इनमें भी स्टोन आ गया, या स्ट्रक्चर हो गया, मतलब नैरोइंग हो गई वॉल की तो हो गया, या फिर कभी वर्म्स होते हैं, वर्म्स ने ब्लॉक कर दिया तो हो गया, या फिर सिस्ट बन गई इसकी वॉल में, कॉलिडोकल सिस्ट, बहुत सारे कॉजेज होते हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस करा सकते हैं, है ना। उसके बारे में आप सर्जरी में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये पता करना है कि ये 3 तरीके की जॉन्डिस हो गया। डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे आते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, हीमोलिटिक जॉन्डिस मतलब कि प्री हिपैटिक, ठीक है, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस मतलब कि हिपैटिक जॉन्डिस प्रॉपर, और ये है पोस्ट हिपैटिक, ठीक। अच्छा, अब हम देखो सबसे पहले फ्री बिलिरुबिन की बात करते हैं। तो फ्री बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ा होगा, ये एक्चुअली अनकॉन्जुगेटेड है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, जो कि फ्री अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, ये हिमोलिटिक में बढ़ा होगा, हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में भी बढ़ा होगा, बट ऑब्स्ट्रक्टिव में ये नहीं बढ़ा होगा, उसमें बढ़ा होगा कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, है ना, ये बड़ा होता है। और इसमें ये दोनों ही बड़े होते हैं क्योंकि थोड़ा सा कॉन्जुगेशन का भी डिफेक्ट है, कॉन्जुगेशन का डिफेक्ट बिल्कुल है, लिवर एंजाइम्स काम नहीं कर पा रही हैं, और एक्सक्रीशन का भी डिफेक्ट है क्योंकि डेफिनेटली लिवर काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए एक्सक्रीशन में भी डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव कॉम्पोनेंट इसमें डेफिनेटली है। फिर अल्कलाइन फॉस्फेटेज की बात करें तो वेरी हाई, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्टिव को मार्क करते हैं। देखिए मैंने बोला था इसमें भी बड़ा हो सकता है, बट इसमें वेरी हाई होगा, ALP हो गया, या फिर GGT की बात हम करते हैं वो भी हो गया। बाइल सॉल्ट्स किस में प्रेजेंट होंगे, इसी में प्रूराइटिस करा रहे थे, यूरिन में है तो ब्लड में भी होंगे और स्किन में भी डिपॉजिट होंगे, प्रूराइटिस कराएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम क्या बात करते हैं कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यूरिन में प्रेजेंट किस में होगा, क्योंकि इन दोनों में बढ़ रहा है। यूरिन बिलिनोजेंस मतलब यूरोबिलिनोजन, और वो किस में बढ़ेगा, इसमें बढ़ेगा, अभी हमने देखा था इंक्रीज्ड इन हिमोलिटिक जॉन्डिस या प्री हिपैटिक जॉन्डिस, इसमें नहीं होगा, ठीक है, इसमें बड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो पहुँच ही नहीं पा रहा है, ये तो गट में बनता था ना, गट में तो पहुँच ही नहीं पा रहा है, तो ये बनेगा कैसे यूरोबिलिनोजन, तो फिर कैसे बढ़ेगा, सिंपल सी बात है ना, इसलिए इसमें बड़ा नहीं होता है। बड़ा जो है आपका फर्स्ट वाले में ही होगा, प्री हिपैटिक जॉन्डिस में। फीकल यूरोबिलिनोजन सेम उसी में बड़ा होगा, ठीक है। अब हम आते हैं SGPT SGOT की रिएक्शन है, ये आप आराम से बाद में देख सकते हैं, मैंने बताया था क्या SGPT या फिर ALT, देखिए एक तरफ एलानिन एक तरफ पायरुवेट, SGOT या AST, एक तरफ एस्पर्टेट और दूसरी तरफ ऑक्सीजन। तो आप रिएक्शन तो बस नाम से बना सकते हो, है ना, बस आपको ये देखना है अल्फा KGA लग रहा है, ग्लूटामेट लग रहा है, दोनों साइड लगा देना है आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना, ठीक है, ये बहुत आसान है। ALP हो गया, इसका नाम दे दिया मैंने अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ऊपर नाम नहीं, शायद फुल फॉर्म नहीं लिखा था तो यहाँ पे फुल फॉर्म लिख दिया गामा ग्लूटामिल ट्रांसफरेज। ये बाइल डक्ट इंजरी के मार्कर होते हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इंडिकेट करते हैं, ठीक है। PTINR में मैंने बता दिया है, इसको प्लीज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट ना यूज़ करके, क्योंकि अब ये मतलब ओल्डर टर्मिनोलॉजी है, इसलिए इसको ये ना यूज़ करके जो मैंने आपको ऊपर बताया था एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे बोले, और इंट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, ये हो गया APT। तो हम इसमें PT क्यों यूज़ करें, फर्स्ट इफेक्टेड, कौन, फैक्टर 7, ये सबसे पहले इफेक्ट होता है
एक्सलेस की बात हो गई, टोटल प्रोटीन की बात हो गई, इंक्रीज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, ये सब बातें हो चुकी हैं। अब कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं, ये लिवर फंक्शन टेस्ट का पार्ट नहीं है, बट हम लिवर फंक्शन को असेस करने में यूज़ करते हैं, जैसे कि सीरम अमोनिया, नाइट्रोजनस वेस्ट कितना बढ़ गया है, AST-ALT रेशियो, इसको हम यूज़ करते हैं। ये आप मेडिसिन में पढ़ेंगे आगे चल के कि अगर इसका ये 2:1 से ज़्यादा है AST-ALT, वैसे हम देखते हैं कि यूजुअली जो है 90% 99% ऑफ द डिजीज़ में ALT इज़ ग्रेटर देन AST, ठीक है, यूजुअली ये होता है। पर AST-ALT रेशियो अगर AST बढ़ रहा है और ग्रेटर देन 2:1 है तो लाइकली अल्कोहलिक कॉज है, अल्कोहलिक कॉज हो जाता है ना। और अगर 3:1 है तो हाईली सजेस्टिव हो जाता है ना, हाईली सजेस्टिव हो जाता है ये अल्कोहलिक कॉज का। इसके अलावा वायरल मार्कर्स कराओगे आप डेफिनेटली, HBV के लिए कराओगे, HCV के लिए कराओगे। ये जो है सिरोसिस कराती है, क्रॉनिक कॉजेज होते हैं। AFP कराते हो कैंसर के लिए, हिपैटो सेलुलर कैंसर के लिए, अल्फा प्रोटीन मार्कर होता है। और एक ये डाई टेस्ट है, ये जो है मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, मेटाबॉलिज्म प्लस एक्सक्रीशन, मेनली एक्सक्रीशन मान लीजिए आप, एक्सक्रीशन को टेस्ट करने के लिए होता है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर पेशेंटली वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, आई एम सॉरी फॉर दैट। आई होप कि आपको ये वीडियो कुछ हेल्प कर पाएगी। इफ़ इट डज देन प्लीज़ डू वेल इन योर एग्जाम्स एंड बाय बाय।